चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका हिस्ट्री के क्लासेस में स्वागत है। आपको पिछला वीडियो में जो था वो मैं बात कर रहा था गुप्त साम्राज्य पे, ठीक है, जिसका अंतिम नहीं कहेंगे, उस समय का जो वीडियो का लास्ट शासक हमने बताया था वो रामगुप्त को बताया था। रामगुप्त के बाद रामगुप्त की हत्या करने के बाद क्या किए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। यहाँ तक हम बात किए थे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वीडियो को यदि देखे होंगे तो 2-3 क्वेश्चंस को आप एक कॉमन सा बात में लेकर चले होंगे कि यदि कोई कहेगा कि भाई जो गुप्त वंश था वो एक्चुअल में कैसे स्थापित हुआ था, मतलब किस रूप में स्थापित हुआ था, तो गुप्त वंश जो था एक्चुअल में सामंतों के अधीन होकर स्थापित हुआ था। और यही कारण था, क्योंकि सामंत के अधीन ही थे ये दो, श्रीगुप्त और घटोत्कच, जिसके कारण क्या हुई थी, तो उस समय जो था कोई खास क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, कोई क्षेत्राधिकार भी नहीं बढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल शांति का माहौल चला था, यानी कि अधीनस्थ थे। और उसके बाद जो डेवलपमेंट शुरू हुई चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल से, जो डेवलपमेंट अभी तक चलता रहा था। रामगुप्त थोड़ा अयोग्य शासक आया बीच में, यानी निठल्ला कह दे, अयोग्य कह दे, डरपोक कह दे, सब उसके साथ चलेगा, वो शासक आया। और कह सकते कि सबसे भ्रष्ट शासक भी वही था। उसी समय आपको होता तो गुप्त वंश का विनाश हो जाता यदि चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आते तो। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आए बेचारे। जब यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं तो उन्होंने देखा था कि शकों का बहुत ज्यादा बोलबाला था, तो उन्होंने कहा कि शक वाला बोलबाला है, चलो उसी पे पहले अटैक कर। ये लोग गए, आपको कौन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और शक पर बहुत बुद्धिमत्ता से उस पर युद्ध में लड़ाई लड़े और उनको क्या कर दिए, परास्त कर दिया। और वहां तक की परास्त नहीं किए, जो उनका सेफ जोन जहां तक बनाना था, यानी बाल्टिक प्रदेश तक वो लोग अपना झंडा फहरा दिए। बाल्टिक प्रदेश तक झंडा फहराने के बाद थोड़ा सा इनका डेट यहाँ पे मेंशन अभी कर दे रहे हैं, थोड़ा याद रहेगा आगे कि आप लोग थोड़ा सुने हैं तो क्या देखिए। पहले सुने कि कौन गद्दी पे बैठे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो गद्दी पे बैठे, ठीक है। वो किस उपाधि को लेकर बैठे थे, तो विक्रमादित्य, उसी की कहानियां बता रहे थे अभी आपको। विक्रमादित्य कैसे उपाधि उन्होंने विक्रमादित्य का लिया था। क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही गद्दी पे बैठा तो वो तो जानते ही थे कि भाई शक लोग क्या है, तो बहुत ही आक्रामक है, बहुत लोग त्रस्त थे, छोटे छोटे शासक थे वो भी उससे तंग थे, बड़े शासक तो ऑलरेडी तंग थे ही, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो शकों पे क्या कर दिया, शक राज्य को अपने में मिलाकर, शक राज्य को अपने में मिलाकर, ठीक है, मिलाकर कहां तक अधिकार कर लिया, तो आपको अंतिम अधिकार जो इनका था बाल्टिक प्रदेश तक अधिकार कर लिया। चलिए यहां तक तो अधिकार कर लिया, आपको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। इस पे क्वेश्चन आता है अक्सर, अधिकार कर लिया, ठीक है। अब यहां के बाद इन्होंने क्या किया भाई, जब अधिकार कर लिए यानी जीत गए, अपने राज्य में आए, बहुत बोलबाला हुआ, खुशी मना भाई, तो इन्होंने कहा कि अब हम अपने नाम के अंत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय किसकी उपाधि धारण किए, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जरा इनका भी बहुत अच्छा तरीका था, मतलब शासन जो किए वो बिल्कुल शांति माहौल में किए थे, ये भी शांति थे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। उपाधि तो हमेशा मुंह पे रखिएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने ग्रहण किया, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो इनके शासन काल में चूंकि ये क्या थे, तो बहुत ज्यादा भाई कला से लगाव था। कला में किस चीज का लगाव इनको था, तो मतलब सब तरह का, जितने भी कवि रहते थे, कवि हुए या नक्षत्र जानने वाले लोग हुए या थोड़ी बहुत जिनको गणित की जानकारी है वो हो गए, तो वो लोग को भी क्या करते थे, तो अपने में सम्मिलित कर लेते थे। और सम्मिलित करके वो अपना उनको एक स्थान देते थे अपने राज्य में, अपने राज्य का जो दरबार होता था उसमें अच्छे स्थान देते थे। उसमें ही इन्होंने क्या किया था, तो लगभग अकबर के समान 9 रत्नों का एक दरबार बनाया। दरबार में एक 9 रत्न रखे थे। 9 रत्न अपने आप में एक विशिष्ट थे। जैसे उसमें हमारे कालिदास थे जो कि महाकवि थे, उनको तो हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे हमारे आर्यभट्ट जी थे, तीसरे ब्राह्मीर जी थे, और चौथा जो इन्हीं का एक गुप्त का ही काल का था
वो था आपका जो चौथा था ब्रह्मगुप्त था। ठीक है, वो 4th नंबर था वो ब्रह्मगुप्त का। यानी क्या थे भाई, तो इनका शासनकाल में 9 रत्न थे। ठीक है, 9 रत्न में कौन कौन थे भाई, 9 रत्न में थे कालिदास, वो तो महाकवि है, सब लोगों को पता है। आर्यभट्ट भाई खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे थोड़ी बहुत। ठीक है, और उसके बाद थे वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, और एक जो था वो था आपको ब्रह्मगुप्त। थोड़ा नाम टेढ़ा है इसलिए आदमी को याद नहीं रहता है अक्सर। ठीक है, ब्रह्मगुप्त। और उसके बाद हो गया आपका कौन सा थे, तो एक और विशिष्ट व्यक्ति आए थे। वो कौन आए थे, तो फाहियान आए थे। किनके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, तो चीनी यात्री फाहियान आए थे। ये बात समझ में आई, चीनी यात्री फाहियान। एक और बात था, छोटा सा बात है जो अक्सर पूछा जाता है कि भाई एक बात बता दीजिए कि इनके युग में सबसे बड़े एक महान चिकित्सक थे इनके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। वो कौन थे, तो सबसे महान चिकित्सक जो थे वो कौन थे, तो धन्वंतरी। धन्वंतरी इनके काल के ही थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय काल के ही धन्वंतरी थे। कालिदास थे, ठीक है, आर्यभट्ट थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस काल के थे। हिंदी में भी पूछ देगा, हिंदी भी आजकल बहुत कॉम्पिटेटिव मॉड का चीज हो गया है, हर मेंस में हिंदी आपका आना ही है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दें कि भाई कौन, तो प्रमुख चिकित्सक कौन थे, प्रमुख चिकित्सक कौन थे, तो धन्वंतरी। समझ रहे हैं, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब यहां भाई इनका काल जो था, एक चीज नहीं बताया, इनका जो कार्यकाल था वो 380 से 414 ईस्वी तक था, 414 तक, 380 to 414। ठीक है, चलिए अब 414 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मृत्यु तो हो गया भाई, अब कौन बैठेंगे गद्दी पे, तो इनका जो उत्तराधिकारी थे कुमार गुप्त, वो भी महेंद्र द्वितीय के नाम से उपाधि लेकर बैठा, महेंद्र द्वितीय। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है 414 ईस्वी का। नेचुरल डेथ था, किसी भी युद्ध में ये ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए इसके बाद। ठीक है, अब आ गए हम लोग इनका शासनकाल, यानी जो ये शासक थे वो थे आपके 6ठे नंबर। अब 7वें नंबर का शासक, कुल मिला के 13 शासक थे जो चले, और 2-3 शासक इतने छोटे राज्य में चले कि उनका नाम भी लोगों को याद नहीं था। लेकिन तब भी हम लोग कहते हैं कि सबसे जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था, लेकिन रियल में कहा जा सकता है कि भानुगुप्त काल के में ही गुप्त काल की अंत हो गई थी। बात करेंगे अभी, यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं आपको कौन सा, तो इनको शासन दे दिए। तो आपका 7वां नंबर का कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय, महेंद्रादित्य, ठीक है, को मिल गया गद्दी भाई। अब ये क्या किए, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, ज्यादा लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं रखते थे ये। ठीक है, इनका एक और अन्य नाम था जो गोविंद गुप्त था। पहले लोग इनको गोविंद गुप्त के नाम से भी जानते थे, गोविंद गुप्त। ठीक है, एक इनका नाम ये भी है। ठीक है, ये बहुत शांति प्रिय आदमी थे, ज्यादा झगड़ा उगड़ा पे विश्वास नहीं करते थे। इनके कार्यकाल में सिर्फ 2 चीजों की पूरी तरह से मतलब डेवलपमेंट हुई। वो 2 चीज कौन सा था, तो पहला हुआ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के काल में ही हुआ था, जिनको हम लोग कुमार गुप्त प्रथम भी कहते हैं।
एक बात ये भी एक नाम याद रखिएगा, कभी लोग कहते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुमारगुप्त प्रथम भी इनको कहा जाता है, कुमारगुप्त प्रथम, इस बात को याद रखिएगा। ये भी इनका एक नाम है, कभी कभी बुक में चेंज रहता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य कहिए या कुमारगुप्त प्रथम कहिए, या आप इनको गोविंद गुप्त भी कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 3 नाम होता है, नाम में भी कंफ्यूजन करने के लिए देता है क्वेश्चन। तो इनका किया हुआ कोई खास काम नहीं था, सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता रखते थे। इनका जो उपासक थे सिर्फ बदले हुए थे, वो बात याद रखिएगा। उपासक इनके कौन थे? तो विष्णु नहीं थे, उपासक इनके कार्तिकेय थे। कभी कभी पूछ देता है कार्तिकेय, पूछ देता है कि कुमारगुप्त प्रथम किसके उपासक थे? तो कार्तिकेय के उपासक थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया भाई, अभी जस्ट बात कर रहे थे कि इन्होंने किस चीज का निर्माण कराया, तो निर्माण कराया। निर्माण किस चीज का कराया? तो भाई निर्माण कराया वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। बराबर पूछता है ये क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कराया। उसके बाद थोड़ा सा धार्मिक प्रकृति के भी बन गए, समझ रहे हैं, विश्वविद्यालय थोड़ा सा ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो गया, यानी रिलीजियस मैटर को भी सॉल्व करने लगे। उन्होंने क्या किया भाई? तो दशापुर है आपका यूपी में, दशापुर में गए और सूर्य के मंदिर की स्थापना की, जिसका जीर्णोद्धार कौन करेगा? तो आपको कुमार द्वितीय साहब जो होंगे वो जाकर के कुमार गुप्त द्वितीय जो होंगे वो जाकर के उसका जीर्णोद्धार कराएंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सब छोटे छोटे शासक होंगे, इन लोगों में अपने में कोई ताकत नहीं है। जो काल था जो चला, अब लगभग अंतिम पोजीशंस पे आने वाला है, बिल्कुल अंतिम है, यानी लोग लड़ रहे हैं, अभी चल रहे हैं, गुप्त वंश का नाम चल रहा है, लेकिन एक संकुचित रूप में। ऐसा नहीं कि चारों बगल साम्राज्य उनका चल रहा है, वो साम्राज्य उनका जो चला वो चंद्रगुप्त द्वितीय तक बहुत अच्छा से चला, कुमार महेंद्रादित्य तक आया, लेकिन उसके बाद जो कहानी हुई वो धीरे धीरे लॉस्ट होता गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने बात किया किसका? तो उपासक कार्तिकेय थे, निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय। और आपका एक दशापुर में, दशापुर यूपी में एक जगह पड़ता है, दशापुर में किसकी स्थापना कराई उन्होंने? तो दशापुर में आपको सूर्य मंदिर का स्थापना कराया। इससे पता चलता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। ठीक है, अब ये दो करवा लिए, इनका कोई खास और काम नहीं। ये 454 ईस्वी को मर गए, यानी गद्दी पे बैठे कब? 414 से 454 ईस्वी को, 414 ईस्वी से 454 ईस्वी तक ये राज किए। ठीक है, 454 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका कौन बैठा? तो स्कंद गुप्त द्वितीय गद्दी पे बैठे, सॉरी विक्रमादित्य। ठीक है, इनका शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि कुमारगुप्त जो थे वो शांति और समृद्धि के लिए जाने जाते थे, ये भी बात लिखी देते हैं। उनका जो था वो शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था, सॉरी समृद्धि के लिए। ठीक है, इनका जो समय जाना जाता था वो मतलब शासन जो था वो शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई? तो मृत्यु जाकर के आपका 454 ईस्वी को हो गई। चलिए, उसके बाद गद्दी पे कौन बैठ गए? तो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का जो उत्तराधिकारी थे वो बैठे, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब 454 ईस्वी हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए, कहीं कहीं पे हिस्ट्री में 455 भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बात आप एकदम परफेक्ट मानिएगा कि सही है। ये हम आपको एक छोटा सा डेटा एक जगह देखे थे, वहां पे हमने कर दिया, इसका 450 ही मानिए, चूंकि ये ट्रू है। ऐसे किसी बुक में देखिएगा 414 मिलेगा, चूंकि ये थोड़ा स्टॉप्स में मेरे पास आया है, इसलिए हम इसकी बात पार्टिकुलर कर रहे हैं। कहीं पे देखिएगा 454 भी रहेगा, कहीं कहीं 455 है, लेकिन ट्रूली जो हम आपको मिला है इन्हें गाइड से तो 455 ही होगा, इसलिए हम यहाँ बता दिए आपको। 70% बुक आपको 54 कह रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए, अब कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई, बैठ गए कौन? स्कंद विक्रमादित्य। ठीक है, ये हमारे 8वें शासक होंगे।
थोड़ा शासक उसक ठीक से आदमी पढ़ता है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है, ज्यादा कुछ नहीं, अंदर से यही क्वेश्चंस पूछेगा। तो स्कंद गुप्त द्वितीय गद्दी पे बैठे, इनका भी ज्यादा नहीं है प्रॉब्लम। स्कंद गुप्त द्वितीय ये कुछ काम किए बेचारे, यहां तक कहो कि अंतिम शासक थे ये। यदि मान लेंगे कि अंतिम शासक थे तो सही होगा। अंतिम शासक यानी किस मायने में? तो अंतिम शासक साम्राज्य विस्तार के मामले में, साम्राज्य विस्तार के मामले में। समझ में आया कि नहीं? साम्राज्य विस्तार के मामले में ये अंतिम शासक थे। कैसे भाई? क्या हुआ कि ये कुछ लड़े पहले, उसके बाद क्या हुआ, राजा इतना डरपोक हो गया, या कह दो कि कुछ कर्मशील नहीं था। और एक बात ये भी मानने का है कि देखो, कोई भी वंश चला है, कोई भी साम्राज्य चला, कोई भी गुप्त चला, तो एक बात वहां पे समझने की बात आई है कि कोई भी गुप्त चलेगा तो एक सिस्टम से चलेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी फॉलिंग पीरियड होगी। और वो फॉलिंग पीरियड किस कॉज से होती है? तो या तो आपका अपना कोई दगा दे रहा है, या जो वहां का रहने वाला है। आखिर उस समय भी समझो तो इसी तरह का पैटर्न बनता था जो आज डेमोक्रेसी का पैटर्न बना। लेकिन डेमोक्रेसी का पैटर्न में सिर्फ क्या होता है कि आपको भाई, आपको भी बोलने की अधिकार है, और उस पैटर्न में क्या था कि उनको बोलने का अधिकार नहीं था, डिफरेंसेस इतने ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझने का बात हो गया कि यहाँ तक जो था विकास हुआ, उसके बाद लोगों के बीच अपने खुद में ऐसा लगा ना कि अरे राजा ही मेरा ठीक नहीं है तो हमारी हिफाजत क्या करेगा। तो इस कारण से धीरे धीरे जो था वो छोटे छोटे राज्य में फिर बंटना शुरू हो गया। जो पहले संगठित हुआ था वो जाकर के अंत में भी बंटने लगा। इसीलिए बाद के शासक का कोई खास भूमिका यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों के पास वैसा क्षेत्र भी नहीं था और कुछ पावर भी नहीं थे। यानी यदि हम कह देंगे कि साम्राज्य विस्तार के मामले में तो हमारे स्कंद गुप्त द्वितीय साहब जो थे वो गुप्त वंश के अंतिम शासक कहलाने में सक्षम रहते। लेकिन चूंकि परंपरा है कि अंतिम शासक को ही कहते हैं, तो वो भी बात सही है। थोड़ा भानुगुप्त तक भी समय चला, लेकिन उसके बाद जो दुर्दुन हुई वो तो किसी से आका भी नहीं जा सकता है, इसलिए इतिहास में भी उसे व्याख्या नहीं किया गया है कि उनकी स्थिति ऐसी खराब हो गई कि 2-3 शासक बने भी तो ना के बराबर थे। तो इसलिए इस मायने में कहते हैं कि उनका अंतिम शासक जो थे पूर्ण रूप से तो वो विष्णुगुप्त थे। तो यहाँ पे बात हो गई आपका अंतिम शासक साम्राज्य विस्तार के मामले में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इन पर आक्रमण बोला। बहुत अच्छी बात है भाई, सोचा कि सब तो अब साफ हो गया, चलो स्कंद गुप्त है, किसको हरा के टपका देंगे। ये क्या किए? तो बहुत बुद्धिमानी और वीरता पूर्वक लड़े, बहुत मतलब पूरी ईमानदारी से कि नहीं हमको लड़ना है, और लड़ करके उन्होंने उससे जीत भी लिया और हुनों को भगा भी दिया। और वही वो हुन जो दोबारा किया है हमला, तो भानुगुप्त के काल में किया, जिस काल में क्या कर दिया, तो वो गुप्त वंश का विनाश ही कर दिया। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो ये हो गया। इस काल में क्या हुआ भाई? तो हुनों का आक्रमण हुआ इनके काल में। ये सब देखिए छोटा छोटा चीज है, क्वेश्चन आता है जिससे आराम से नहीं पता चलता। जैसे एक क्वेश्चन वो आता है ध्रुव देवी वाली कि भाई गुप्त वंश का किसकी पत्नी या किसकी वधु या कौन सी वधु को क्या किया गया था? तो दान दे दिया गया था या बेच दिया गया था। ठीक है, तो उसका आंसर आता है ध्रुव देवी। अक्सर आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा करके साइलेंट रखेगा कि कौन सा बात वो पूछ रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हैं? इस बात को एकदम फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी भूल घुमा कर पूछ देता है। रामगुप्त नहीं देगा, वहां पे दे देगा ध्रुवदेव, कह देगा गुप्त वंश के ध्रुवदेव को। ठीक है, किस ने मतलब ये किया था, उसको दे दिया था सकराज को, तो रामगुप्त ने दे दिया था। इस तरह से क्वेश्चन घुमाएगा, एक ही जगह पे राउंड करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन का इसमें जो हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं वो 4-5 तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इस तरह से तैयार किए हैं। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन हो गया? साम्राज्य विस्तार के मामले में हो गए। इनके काल में क्या हुआ था भाई? तो इनके काल में शकराज लोग हमला किए थे। तो शक लोग हमला किए थे, और हमला किए तो क्या हुआ? हमला किए ये क्या किया? पूरी बुद्धिमानी से लड़ा। ठीक है, पूरी बुद्धिमानी से लड़ा और जीता। पूरी बुद्धिमानी से लड़ा, समझ रहे हैं बात को? और जीता, और जीतने के बाद, ठीक है, पूरी बुद्धिमानी से लड़ा और जीता। ठीक है, पूरी बुद्धिमानी से लड़ा और जीता, और जीतने के बाद क्या किया कि उसने किसकी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, तो उपाधि किसका धारण किया? तो विक्रमादित्य। याद रखिएगा इसको, विक्रमादित्य, या कहीं कहीं क्रमादित्य भी लिखा हुआ मिलेगा, विक्रमादित्य।
थोड़ा ब्लैक बोर्ड लिखने का आदत नहीं है, डिजिटल बोर्ड पे लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग स्क्रिप्ट थोड़ी गड़बड़ हो जाती है इसमें, ठीक है, क्योंकि इस पे पेन को स्क्रिप्ट कराना होता है, उस पर डिजिटल मोड में चलना होता है, ठीक है। चलिए, तो उपाधि हो गया विक्रमादित्य। अब बता रहे हैं आपको हम कि भाई विक्रमादित्य की उपाधि लड़ दी, अब कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने शांति से रहा और इनकी मृत्यु हो गई 467 ईस्वी को, यानी ये गद्दी पे बैठे थे 455 को, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई 467 ईस्वी को, इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कुल 12 वर्षों तक राज्य किया, ठीक है। ये शासक अभी हमारे स्कंद द्वितीय जो है वो 8वें शासक हैं, यानी 8वें शासक हैं। सोचिए 9वें 10वें का कोई खास काम नहीं रहेगा, 9वां आएगा, वो इतने बुजुर्ग इसमें बेचारे बनते हैं, बात करेंगे अभी उनका। तो उन लोग का आक्रमण हुआ, ये कहानी हो गई। अब ये क्या हो गया भाई, तो इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु, तो 467 ईस्वी को मृत्यु 467 ईस्वी को हो गई, ठीक है। इसके बाद समझिए कि इतिहास से गुप्त वंश का धीरे धीरे नाश शुरू हुआ। इसके बाद कौन बैठा, तो पुरुगुप्त बैठा। कौन था भाई, तो यही किसका, तो आपका कुमार स्कंद गुप्त द्वितीय का भाई कौन था, तो सौतेला भाई था। वो गद्दी पे बैठा, काफी ज्यादा एज में बैठा था। उसने क्या किया कि इतने एज में बैठा तो अपने पोते पोतियों के लिए, अपने घर वालों के लिए क्या किया, तो एक शिक्षक को नियुक्त किया, ठीक है, जो क्या करता भाई, तो पढ़ाने लिखाने के लिए वो बौद्ध शिक्षक थे। उनका नाम था आपको वसुबंधु। वसुबंधु को उन्होंने नियुक्त किया था। यही उनकी एक खास याद करने वाली चीज है कि उन्होंने किस शिक्षक को नियुक्त किया था पढ़ाने के लिए, तो अपने पोते पोतियों को पढ़ाने के लिए वसुबंधु को, बौद्ध शिक्षक वसुबंधु को नियुक्त किया था। यानी इसके बाद क्या बने, तो इसके बाद गद्दी पे जो बैठे उनका नाम था कौन सा, तो पुरुगुप्त। चलिए, यानी 9वें शासक जो हुए वो पुरुगुप्त। इसके बाद डेट भुला जाइए, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी लोग मरेंगे, इतने जल्दी जल्दी लोग, कहानी खत्म होगी लोगों की कि पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो था कौन बने उसके बाद, तो पुरुगुप्त। पुरुगुप्त बने बेचारे इतने काफी एज पर, यानी काफी उम्र दराज, गुप्त वंश का सबसे उम्र दराज शासक, उम्र दराज, काफी उम्र दराज बैठा। बेचारा खुद बीमार था ही, इसका शासन बहुत कम वर्षों तक रहा, कोई ज्यादा नहीं रहा, लेकिन एक काम किया, अपने पोते पोती को पढ़ाने के लिए, अपने पोते पोती को पढ़ाने के लिए, अपने पोते पोती को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रखा। पढ़ाने के लिए एक शिक्षक रखा। वो शिक्षक कौन था, एक शिक्षक रखा। एक बात हमेशा नोट रखिएगा, एक शिक्षक रखा। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, शिक्षक रखा, ठीक है। तो कौन सा शिक्षक रखा, तो वो रखा बौद्ध शिक्षक। बौद्ध शिक्षक थे, वो बौद्ध शिक्षक थे आपको कौन सा, तो विष्णुगुप्त, सॉरी, बौद्ध शिक्षक जो थे आपके वो थे वसुबंधु, ठीक है। उन्होंने जो बौद्ध शिक्षक रखे थे वसुबंधु रखे थे, याद रखिएगा इसको, जनरली क्वेश्चंस पूछता है। ये बौद्ध शिक्षक थे वसुबंधु, समझ रहे हैं, उनको उन्होंने रखा। इनकी भी मृत्यु चूंकि ज्यादा थे ही, उसके बाद इनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद आपका पुरुगुप्त का पुत्र जो था नरसिंह गुप्त बालादित्य बैठा गद्दी पे। वो भी कुछ काम नहीं किया, उपाधि बालादित्य लिया गया और कहानी खत्म। क्योंकि उसमें लोगों में आपको स्टेबिलिटी ही नहीं रही थी, उन लोगों के पास कोई ऐसा सोच नहीं था, सब थोड़े बहुत अयोग्य थे, कोई काम करने वाले थे तो कोई बहुत ज्यादा थे, कोई राजा बन गए और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो नीचे वाला सोचता था कि वो हार जाए और हम बन जाए। इसी में वो साम्राज्य का जो होता था वो टूट होते गई, ठीक है। और एक समय ऐसा है जब साम्राज्य बचा ही नहीं, भानुगुप्त में ही लगभग खत्म हो गया था। उसके बाद हो गया अपने पोते पोती की पढ़ाई के लिए क्या कर दिए, एक शिक्षक रख दिए, ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि काफी उम्र दराज तो थे ही, तो मृत्यु हुई। तो गद्दी पे कौन बैठे, तो नरसिंह गुप्त बालादित्य। ये उपाधि इन्होंने लिया, बस बालादित्य की उपाधि नरसिंह गुप्त ने लिया था। ये हमारे 10वें नंबर के थे और ये हमारे 9वें नंबर के हैं, ठीक है। ये लिए उपाधि लिए गए, कोई काम नहीं, सब खाली आए यहाँ पे आराम से सिर्फ 2-4 वर्ष व्यतीत किए और गए। क्योंकि कहा जाता है कि 548 ईस्वी को आपका जो था
गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया था। उपाधि लिए नर्स, ये बालादित्य की, सॉरी, उपाधि लिए किस चीज की, तो बालादित्य की। बात को समझिएगा, ये सब टेक्निकल चीज है, क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आराम से देखिएगा, बुक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बालादित्य की उपाधि इन्होंने ले लिया, कहानी खत्म। अब उसके बाद कौन आए, तो ये कौन थे, तो पुरु गुप्त का पुत्र था, ये भी याद रखिएगा, ये उनका पुत्र था। फिर उसके बाद जो शासक बना, वो को जरूरत नहीं है कि पुत्र ही था, वो भाई था, सौतेला भाई था, क्योंकि एक राजा बहुत राजा शादी भी करते थे। क्योंकि हम तो पहले ही बता दिए कि राजतंत्र तभी समाप्त हुआ है, या तो अपना वफद गद्दारी किया है, या तो पराया जनता किया है, ठीक है। चलिए, कुमार गुप्त द्वितीय बैठे, इनका काम वही जो बोले थे, सूर्य मंदिर। कुमार गुप्त द्वितीय, जीर्णोद्धार किसका, जीर्णोद्धार जो कुमार गुप्त प्रथम बनाया था, कहां, तो दशापुर में, हाँ ठीक, दशापुर। बात समझ में, कुमार द्वितीय जीर्णोद्धार किए थे दशापुर का सूर्य मंदिर का, याद है ना, जो कौन बनाए थे भाई, तो ये आपका कुमार गुप्त प्रथम बनाए थे, ठीक है। तो द्वितीय, चलिए, इनका भी कोई खास काम नहीं, आए अपना काम किए और गए। उसके बाद कौन आए, तो बुद्धगुप्त आए। इस तरह से 20 वर्ष रहे बुद्धगुप्त जो थे, वो 20 वर्ष शासन किए, वो भी छोटे प्रदेश में, वैसा नहीं कोई बड़ा प्रदेश में वो शासन तंत्र नहीं फैलाए। तो 12वां कौन किए, तो कौन से, तो बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त और सबसे अंतिम शासक जो थे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो सबसे अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो कह दें तो अंतिम शासक कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद तो और जो अभी जो हम लोग डेट भी भुला गए उनकी, कि कब कब रहे, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप इतनी अंदाजा लगा लीजिए कि उसके बाद का जितना भी रहेगा वो लगभग काफी छोटा समय का रहेगा। 120 वर्ष जो टर्न अप किए, वो हमारा 12वां जो बुद्धगुप्त से सोही, वो कितने वर्ष तक रहे, तो ये बुद्धगुप्त जो थे आपके, वो 12 वर्ष तक रहे, सॉरी 20 वर्ष तक रहे, बस यही एक उस शासक में था जो थोड़ा लास्ट किया। वो भी क्या किया, छोटा क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि पूरा गुप्त साम्राज्य में वो साम्राज्य कर रहा था, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद बने तो भानुगुप्त, ये अंतिम भानुगुप्त अंतिम शासक के रूप में, अंतिम शासक के रूप में, जब कोई ज्यादा जिरह करे तो कहिए कि अंतिम शासक तो ये भी था, ठीक है कि नहीं। इसके बाद तो कोई खास रहा ही नहीं, और उसके बाद जाकर के अंत में जो कहते हैं वो थोड़ा वो छोटा छोटा, जैसे गांव टोला मोहल्ला का नहीं राजा हो जाता है, वो बच गया था। उसमें यदि कह दें कि प्योर रूप से अंतिम शासक था, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक, ये यदि रहता है ऑप्शंस, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यदि ये ऑप्शंस में रहता है तो विष्णुगुप्त दीजिएगा, यदि आपका भानुगुप्त रहता है तो भानुगुप्त दीजिएगा, नहीं तो यदि विष्णुगुप्त रहेगा भानुगुप्त के बाद भी तो आप विष्णुगुप्त को ही दीजिएगा, क्योंकि 80% यह आंसर पे जाता है। समझ में आ रही है बात। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि उस समय स्त्रियों की दशा क्या थी। तो भाई स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। जो बात ओवरऑल बात करेंगे तो ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को बहुत अच्छे जगह पे दिया गया था, उन लोगों को भी एक समूह में रहना पड़ता था, एक मतलब संस्कार के साथ रहना पड़ता था। दूसरी बात यदि कह देंगे कि भाई गुप्तों का राज चिन्ह क्या था, चलिए ये भी क्वेश्चन आता है जनरली, ये सब आउट ऑफ थोड़ा है। गुप्तों का राज चिन्ह, गुप्तों का राज चिन्ह, तो देखिए राज चिन्ह गढ़ूड़ लोग को ये बहुत पूजा करते थे, यानी मान्य देते थे, ठीक है। तो विष्णु के वाहन गरुड़, गुप्तों का विष्णु का वाहन गरुड़, क्योंकि विष्णु का ये लोग पूजा करते थे। विष्णु के वाहन गरुड़, ये हमेशा याद रखिएगा। विष्णु के वाहन गरुड़ जो था वो गुप्तों का राज चिन्ह था, ठीक है। क्योंकि विष्णु का वैष्णव धर्म था, उस समय धर्म कौन सा था,
तो कह सकते हैं कि धर्म जो था एकदम गुप्त का, क्लियर देखिएगा। तो वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म लगभग सब लोग विष्णु के उपासक थे ही, और ये भी हिंदू के ही समतुल्य है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको आप डेट वाइज पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग थोड़ा बोलेंगे। हम ऐसा नहीं कह देंगे कि सब वीडियो कहते हैं कि भाई एकदम बिल्कुल आपको मैंने फुलफिल कर दिया, आप एकदम तैयार हो गए। हाँ, लेकिन आप ये पढ़ देखेंगे तो क्वेश्चंस तो 80% सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा कि आप एक प्रतियोगिता दर्पण की बुक ले लें, थोड़ा ये वीडियो को देखें, उसके बाद उसको पढ़ें, बहुत आपको काम करेगा। आज हम जो बात की है वो गुप्त वंश का बात की है, धीरे धीरे गुप्त वंश के बारे में और चीजों का वीडियो मैं देता रहूंगा, जो क्वेश्चन टाइप का, कंपटीशन टाइप का तैयार रहेगा, और हिस्ट्री भी एक तरह से रहेगा जिसको आप सब्जेक्टिव फॉर्म में कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि अब हम थोड़ा सा वीडियो जो इसके बाद जो लेके चलेंगे वो थोड़ा दूसरा लेकर चलेंगे, मौर्य वंश के बारे में भी आपको बताएंगे, प्राचीन, लेकिन जो मध्यकालीन भारत का काल है उस काल का भी हम आपको वीडियो अपलोड करने वाले हैं बहुत जल्दी। जैसे कि हम गुलाम वंश से शुरू करेंगे और उसमें ट्रिकली एक पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको कॉम्पिटेटिव का हर मॉड देगा, चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, मैं भी कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करता हूँ, लेकिन चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए मैं अपने घर पे ही आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे हमारा सोच ये है कि जो स्टूडेंट यदि किसी कारणवश कहीं कोई इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ पाते हैं, या किसी कारणवश वो किसी चीज से कमी रह जाती है उनमें, या वो सीख नहीं पाते हैं, तो उनको मतलब हम अपने स्तर से टॉपिक्स को समझाना चाहते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात में कोई दिक्कत हो, तो हमें कमेंट्स में बोलिए, क्योंकि मैं वीडियो को जैसा बनाता हूँ, जैसा ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ, वैसा आपको ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल वैसा ही देता हूँ। किसी तरह का कोई एडिट नहीं करता हूँ, किसी तरह का कोई आपको मतलब हमारे वीडियो में किसी तरह का कोई एडिटिंग पार्ट आप नहीं देखेंगे। जो क्लासरूम ऑफलाइन में मिलता है वो मैं देता हूँ। तो आप लोग एक बात ध्यान देंगे कि हमारे वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए। बीच बीच में मैं हर तरह का क्वेश्चन अपडेट करता रहूंगा इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि मैंने गुप्त सम्राट पढ़ा दिया, आज ये पढ़ा है, कल बंद कर दिया, नहीं, आपको बीच बीच में मटेरियल इसका मिलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल जो मॉडर्न क्वेश्चंस आते हैं उसका भी मैं बात करता रहूंगा बीच में। आपको लगभग ये 60 दिन की हमारी ये हिस्ट्री की क्लासेस है, जो क्लासेस यदि कर लेने का मतलब है कि हिस्ट्री आपसे कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस को आप नहीं छोड़ पाइएगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो यदि डाला जाए तो इसकी अपडेट नॉलेज आपको मिले और हमारे किए हुए काम को आप तक पहुंचे और आप हमें सफल हों और आप हमें सफल बनाएं। चलिए, धन्यवाद।